हेलो बच्चों। अब शुरू करते हैं आईआरएफ और एलएलपी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो आईआरएफ बहुत ही छोटा टॉपिक है, 6 नंबर का है। एलएलपी बहुत ही छोटा टॉपिक है, 6 नंबर का है। तो आईआरएफ को एग्ज़ाम डे मैराथन में अपने उसकी जगह कुछ और करेंगे स्पेशल, वो उसी दिन बताऊंगा। तो आईआरएफ को यहीं से कर लिया जाएगा। एग्ज़ाम डे मैराथन के दिन भी आप यही वीडियो रेफर कर सकते हैं आईआरएफ के रिवीजन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सर आईआरएफ का जो टॉपिक शुरू होता है उसमें सबसे पहले आता है कि सर लॉ क्या होता है। तो हम बोलते हैं सर लॉ होता है ODJW। ठीक है। लॉ कुछ नहीं है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड ड्यूटीज़ जो सरकार बनाती है वेलफेयर के लिए और जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए। और हमारा इंडिया का फ्रेमवर्क इज़ वेरी लार्ज, सो इंडिया फ्रेमवर्क हैज़ SPCE। मतलब क्या है? देयर इज़ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल लॉज। तो ये हो गया व्हाट इज़ लॉ। ठीक है। हाँ, तो लॉ, व्हाट इज लॉ का क्वेश्चन क्या है? बेसिकली एक तरह से नहीं पूछा जा सकता। लॉ के कोई भी क्वेश्चन आईआरएफ के स्टार्टिंग में आप लिख सकते हो कि लॉ इज ODJWSPCE। ये ट्रिक है हमारी। अच्छा, उसके बाद आते हैं सोर्सेज ऑफ लॉ। तो हमारे देश में लॉ बनती है स्टेट असेंबली द्वारा, पार्लियामेंट द्वारा भी बनती है, कुछ जुडिशियल प्रेसिडेंट भी आते हैं जो कोर्ट्स वगैरह जजमेंट देते हैं, वहाँ से भी लॉ निकल के आती है। अब ये याद रखिएगा कि हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, जिसके तहत अंग्रेजों ने सेंट्रल और स्टेट को अलग अलग पावर दी थी। फेडरल सिस्टम में वो गए थे जहाँ पर सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर दी गई थी। जिसके बाद इन्होंने 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया था। वो फेडरल कोर्ट के अंदर दो डिवीजन हुआ करते थे। एक था एपलेट जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को डील करता था, और एक होता था एडवाइजरी जो गवर्नर, जो चांसलर, जो वाइसरॉय होते थे, उनको समझाता था मैटर्स रिलेटेड टू पब्लिक ओपिनियन, क्योंकि उनको तो समझ में आता नहीं था कि भारत के सेंटीमेंट क्या है वगैरह वगैरह। तो उनको वो सब मैटर समझाने के लिए था। आज़ादी के बाद यही फेडरल कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट बन गया है। जो एपलेट था, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस डील करता था, वो आज हाई कोर्ट बन गया है। हमारे देश में आज की डेट पे 3 लिस्ट बना दी गई हैं पार्लियामेंट द्वारा: स्टेट लिस्ट, करेंट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट जो है उसमें सिर्फ कानून पार्लियामेंट के पास, सेंट्रल पार्लियामेंट, सेंट्रल एक्ट के तहत पार्लियामेंट के पास ही पावर है, यूनियन पार्लियामेंट के पास, कि उसको बनाने का कानून। इसका एक एग्जांपल है जैसे कि इनकम टैक्स लॉ हमारी। गवर्नमेंट वाले में, मतलब स्टेट वाले में, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कानून बनाने का। इसका एक एग्जांपल है एग्रीकल्चर रिलेटेड लॉज। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसको जॉइंट लिस्ट भी बोलते हैं, उस पर स्टेट और सेंट्रल दोनों कानून बना सकते हैं। मतलब ममता दीदी भी कर सकती है और मोदी जी भी कर सकते हैं। और वैसा उसका एक एग्जांपल हो गया जैसे स्टैम्प ड्यूटी का कानून होता है कि प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह कितना लगेगा उस पर। फिर अगला चीज़ आता है व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ। तो इट इज़ वेरी सिंपल। लॉ बनाने के लिए एक बिल को लोकसभा राज्यसभा में प्रेजेंट किया जाता है। लोकसभा और राज्यसभा में जब ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है, उसके बाद ये पार्लियामेंट के पास जाता है। पार्लियामेंट के पास जब, मतलब प्रेसिडेंट के पास जाता है, और प्रेसिडेंट जब इसको साइन कर देता है, तब इसको ऑफिशियल गजट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। वहाँ से ये एक एक्ट बन जाता है। ये इफेक्टिव किस डेट से होता है? जिस दिन ये गजट में जाता है, या जिस दिन उसकी एप्लीकेबिलिटी डेट है, विच एवर इज़ लेटर। जैसे जो हमारा नया जिस कोर्स में आप पढ़ रहे हो, सीए कोर्स, ये गजट में गया था 22 जून को, लेकिन ये इंडिया में एप्लीकेबल है 1 जुलाई से। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी एप्लीकेबिलिटी डेट कब से आती है। ओके। इसके बाद आता है कि इंडिया के इंडियन लीगल सिस्टम में क्या आता है। या तो टाइप्स ऑफ लॉ बोल के क्वेश्चन पूछेगा, या इंडियन लीगल सिस्टम बन के क्वेश्चन पूछेगा। देखो आईआरएफ में सिर्फ एक ही कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को, क्योंकि यहाँ पर लीगल वर्ड बहुत इस्तेमाल होता है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम आ सकती है कि सर ये एक्चुअली में किस वर्ड को रेफर कर रहा है, ये लीगल वाली चीज़ कहाँ पर रेफर कर रही है। तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा। टाइप्स ऑफ लॉ पूछे या लीगल सिस्टम ऑफ लॉ पूछे तो आंसर होगा क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन अगर पूछ रहा है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लॉ, तो फिर वो लोकसभा राज्यसभा वाला होगा। और अगर सोर्सेस पूछ रहा है तो वो स्टेट असेंबली, यूनियन पार्लियामेंट, उसके बाद आपका जुरिस्डिक्शनल कोर्ट्स, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात, और जॉइंट लिस्ट, करंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट वाला आंसर होगा। तो डिफरेंस समझना कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, प्रोसेस मांग रहा है, सोर्स मांग रहा है, या टाइप मांग रहा है। तो ध्यान रखना। अब हम आ रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉ में, या टाइप्स ऑफ लॉ इन द इंडियन लीगल सिस्टम। सबसे पहले आता है क्रिमिनल लॉ। सर क्रिमिनल लॉ वो है जहां पर आपको पनिशमेंट दी जाती है। इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन पेनल कोड और एज पर CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर्स। यहाँ पर जो इंडियन पेनल कोड है वो आपको बताता है क्राइम को, वो डिफाइन करता है क्या होता है क्राइम।
ठीक है, क्या होती है उसकी सजा। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर ये बताता है कि उस सजा के दौरान आपके साथ क्या किया जाएगा। मतलब ऐसे समझ लो, अगर बोलते हैं कि मर्डर की सजा है उम्र कैद, अब उस उम्र कैद के दौरान आपसे जेल में क्या काम कराया जाएगा, आपको किस तरह के सेल में रखा जाएगा, कितनी आपको किस केसेस में आपको बेल मिलेगी बाहर जाने की, ये सब बताता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर क्रिमिनल प्रोसीडियर्स। अब यहाँ पर आप मर्डर, थेफ्ट, ठीक है, मर्डर, थेफ्ट, रेप और ये सारे चार्जेस आपके ऊपर लगते हैं जिसमें पनिशमेंट लगाई जाती है, जेल टाइम होता है जिसमें। अब बच्चा बोलता है सर जिसका नाम तो चेंज हो गया है। हाँ सर हो गया है, भारतीय न्याय संहिता हो गया है, लेकिन आप एग्जाम में आईपीसी ही लिखेंगे क्योंकि नए मटेरियल में भी अभी तक कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सर सिविल लॉ। सिविल लॉ का मतलब क्या है सर? सिविल लॉ में यहाँ पर मैटर्स रिलेट होते हैं दैट रिलेटिंग टू फैमिली डिस्प्यूट, डिवोर्स हो गया, कोई चीटिंग का केस हो गया, मतलब नॉर्मल ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर सेटलमेंट होती है डिस्प्यूट की रादर देन जेल टाइम इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर काम करता है कोड ऑफ सिविल प्रोसीडियर्स। ठीक है, उसके बाद आता है सर कॉमन लॉ। कॉमन लॉ का मतलब होता है कि जो हमारे देश का सबसे बड़ा कोर्ट है जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एवरीबडी विल स्टैंड विद द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो बाकी सारे कोर्टों को वो डिसीजन मानना पड़ेगा। ठीक है, वो उसको डिनाई नहीं कर सकते। इसी चीज को लिखते हैं स्टेर डाइसिस, दैट इज टू स्टैंड विद द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब इसका इफेक्ट क्या होता है कॉमन लॉ का, कि अगर कोई ऐसा कानून, अगर कोई ऐसा जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और फिर जो मेरा केस है वो भी वैसा ही है, ठीक है, तो अगर वो सेम है ऑन ऑल फोर लेग्स, अगर वो सेम है ऑन ऑल फोर लेग्स, चारों पैरों पर, मतलब हर सरकमस्टेंस से दोनों केस एब्सोल्युटली सेम है, देन उस केस में कोर्ट क्या करता है, उस केस में हाई कोर्ट को और बाकी सारे कोर्ट्स को सेम डिसीजन देना होगा। लेकिन ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के रिलेशन में, एक हाई कोर्ट को दूसरे हाई कोर्ट का डिसीजन मानना जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हाँ। लास्ट आता है सर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। देखो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपल सी बात बोलता है, ये कुछ ऐसे कानून बताता है जो हर केस में एप्लीकेबल हैं। जैसे इसमें कुछ लैटिन वर्ड्स बताता है, जैसे पहला बोलता है नेमो जूडस इन कासाउआ, जिसका मतलब है कि अगर किसी आदमी पर केस चल रहा है, अगर वो खुद ही जज है और उसके ऊपर कोई केस चल रहा है, तो वो अपने खुद के केस में अपना जज नहीं बन सकता। दूसरा है ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट टू अ फेयर हियरिंग, हर आदमी को सजा मिलने से पहले एक बार एक फेयर हियरिंग का हक है। और एक और भी है द राइट ऑफ बीइंग हर्ड, जिसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अब ये जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है ना, कोई भी कानून आपका ये राइट नहीं ले सकता। जैसे टीवी पिक्चरों में आपने देखा होगा ना, वो बोलते हैं आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है, आपकी कोई आखिरी ख्वाहिश है, तो ये चीज़ें जो पूछी जाती हैं ना, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है। उसे तुम ये नहीं बोल सकते मुझे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये तो हो गया लॉ का लीगल सिस्टम। अब ये लीगल सिस्टम को एनफोर्स कौन कराता है? इस लीगल सिस्टम को एनफोर्स कराती हैं हमारी मिनिस्ट्रीज। तो अब हम लोग देखेंगे एग्जीक्यूटिव विंग। अभी तक आप देख रहे थे लेजिस्लेचर कि कानून बनाता कौन है, ठीक है। कानून में ना तीन लोग आते हैं। सबसे पहले आता है कानून बनाने वाले, वो बोलता है लेजिस्लेचर, वो आपने देख लिया कि कहाँ से कानून बनता है। अब नेक्स्ट विंग आता है एग्जीक्यूटिव, मतलब कानून कौन इंप्लीमेंट करता है। और तीसरा विंग जो आएगा, जो थर्ड विंग आएगा, वो आएगा जुडिशरी, कि कानून कौन इंप्लीमेंट करता है। तो सबसे पहले आते हैं कानून बनाने वाले, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस वो लोग हैं जो लोग अथॉरिटी, जो लोग कंट्रोल करते हैं सर्विसेज को। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में सेंट्रल सिविल सर्विसेज आती हैं, इनके मेंबर्स लोग काम करते हैं। इसमें एक एक्रोनिम है मेरा, रेस। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस यूनियन बजट मिनिस्ट्री है, ठीक है, यूनियन की मिनिस्ट्री है। रेस, RACE। तो इसमें RACE में मैं क्या बोलता हूँ फुल फॉर्म? इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस और इंडियन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो ये लोग इस मिनिस्ट्री में हमारे लिए, हमारे देश के लिए काम करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस में पैसे की बात हो रही है, ठीक है, इसको निर्मला सीतारमन ताई जी हेल्प, मतलब कंट्रोल करती हैं, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसके अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसको याद करने की हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। मैं बोलता हूँ पहले हम लोग पैसा कमाते हैं, तो फिर हम पैसा खर्च करते हैं, फिर थोड़ा दिन खर्च करने के बाद हमें समझ में आता है कि हमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम लोग इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में हम लोग अपने उस दोस्त को पूछते हैं जिसको सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का ज्ञान हो, और फिर हम पैसा लेके क्या करते हैं, पब्लिक कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स खरीदते हैं उनके।
ये पूरा प्रोसीडियर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में करते हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ डाल दो, पैसा कमाना डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, पैसा खर्चा करना डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, पैसा इन्वेस्ट करना डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, जिसके लिए एडवाइस लेना डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, और पैसा लगाना कहाँ है, कंपनी में, तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज कंपनी। ठीक है, तो भैया कितने डिपार्टमेंट हो गए, 6 डिपार्टमेंट हो गए, रेवेन्यू हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, फिनेंशियल सर्विस हो गई, कंपनियों में लगाने के लिए हो गया, तो पब्लिक एंटरप्राइजेज हो गया, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट हो गया, और लास्ट में इकोनॉमी में पैसा लगा रहे हैं ना, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया। 6 डिपार्टमेंट है। उसके बाद आता है एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर ये मिनिस्ट्री तो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए। ये इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। ये काम किसके केस में चेक करती है सर, ये देखती है एंटरप्राइजेस का काम, जैसे कि कंपनियां हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, और बैंकरप्सी कोड, मतलब जो कंपनियां बैंकरप्ट होती है उनको बंद कराने का जो प्रोसीडियर है ना, उसके लिए कानून है आईबीसी कोड 2016, ये उसकी इंप्लीमेंटेशन देखता है। इनमें काम कौन करते हैं, इसमें भैया सिविल सर्विसेज क्लियर्ड, जो यूपीएससी क्लियर्ड प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास फिनेंस की नॉलेज है, वो यहाँ पर काम करते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पोजीशन होती है वो होती है डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, DGCOA। ठीक है, आइए। ओके, उसके बाद आती है सर होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, हमारे मोटा भाई। ठीक है, तो हमारे देश के जो होम मिनिस्टर हैं वो इसको डील करते हैं, और इनका मेन काम होता है इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करना। जो अभी पहलगाम में हुआ है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी ही है, उसको ठीक करना, कि इंटरनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक पॉलिसी को ठीक करना। और आज तो जब मैं ये बोलने जा रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा घर है, तो कश्मीर की सुरक्षा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग तरह के देश हैं, वहाँ पर हर जगह अलग अलग तरह के शहर हैं, वहाँ पर हर जगह अपनी अपनी लैंग्वेज है। ये हमारा काम है कि हम बॉर्डर पर बैठ के, ठीक है, हमारे देश की हिफाजत करें। तो ये जितनी कहानी मैंने बोली ना, यही डिपार्टमेंट है होम मिनिस्ट्री के। जैसे सबसे पहला आता है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लीगल अफेयर्स, वो बॉर्डर पर है, तो डिपार्टमेंट ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, उसे हमें सिक्योरिटी देना है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। हमारे पास डिफरेंट देश हैं, मतलब डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेजेस। ये 5 हमारे डिपार्टमेंट्स हैं इन द टर्म्स ऑफ होम मिनिस्ट्री। इसके बाद आती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। सर लॉ एंड जस्टिस के अंदर 3 लोग आते हैं। एक आती है लेजिस्लेटिव विंग, जो कानून बनाती है, एग्जीक्यूटिव जो इंप्लीमेंट करती है, और जुडिशरी जो उनसे रिलेटेड केसेस को सुनती है। ये कैबिनेट की मिनिस्ट्री है सर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का काम है इस देश में कानून को बनाए रखना, कानून को इम्प्लीमेंट कराना, और कानून के इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे रिलेटेड केसेस को सुनना। फिर आता है सेबी। सेबी इज नोन एज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। सेबी बना था 1988 में, पावर मिली थी 1992 में। 30 जनवरी 1992 को हर्षद मेहता कांड के बाद सेबी को पावर मिली थी। सेबी हमारे देश में 3 सबसे अहम काम करता है। ये सिक्योरिटीज मार्केट, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और जो ब्रोकर्स होते हैं ना, उनके वर्क को मैनेज करता है, ये देखने के लिए कि कोई फ्रॉड या एरर किसी कंपनी या ब्रोकर के द्वारा ना हो। फिर आता है सर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। सर आरबीआई जो हमारा है वो हमारे देश का एपेक्स बैंक है। 1934 में आरबीआई एक्ट बना था, 1935 में आरबीआई एज अ बॉडी बना था। हमारे देश में आरबीआई के पास डायरेक्टली पावर नहीं है पब्लिक से डील करने की, लेकिन सोल अथॉरिटी है करेंसी प्रिंटिंग की। ये बैंकों के काम को रेगुलेट भी करता है और उसको फैसिलिटेट भी करता है, मतलब बैंकिंग के नेचर को और बैंकिंग की पॉलिसी को इंप्रूव भी करना इनका काम है, तो उसको मैनेज करना भी इनका काम है। इनके 3 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहला है BRBN, विच इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्राएं, जिसका काम है नोट की प्रिंटिंग। एक होती है सेंट्रल इंडिया में, एक होती है वेस्टर्न इंडिया में। दूसरी है सर NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है ऑनलाइन पेमेंट्स को मैनेज करना। फिर है DICGC, विच इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका काम है डिपॉजिट इंश्योरेंस को मेंटेन करना और बैंक को इंश्योरेंस और पॉलिसीज और फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बैंक टू बैंक। लास्ट आता है IBBI, विच इज द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका सबसे पहला काम है IBC को कंट्रोल करना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी। सरल भाषा में बताता हूं, हमारे देश में ना पहले अगर कोई कंपनी डिसोल्यूशन में घुसता था, बंद होने के कगार पर, तो सालों चलते रहते थे। 2-3 साल, 4 साल, 5 साल चला जा रहा, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। आजकल क्या होता है, आजकल कुछ अलग है। आजकल अगर ट्राइब्यूनल, विच इज़ NCLT, ने अगर बोल दिया कि एक पर्टिकुलर कंपनी को बंद करना है,
तो एक आईबीसी के पास वो केस चला जाता है। फिर आईबीसी क्या करता है, एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, जो आईबीसी कोड में प्रोफेशनल एक आदमी है, उसको भेजता है इन कंपनियों में, सरकारी आदमी को। वो आदमी 180 दिन कोशिश करता है इस कंपनी को वापस रिवाइव करने की। अगर 180 दिन के अंदर ये कंपनी रिवाइव नहीं हो पाती तो फिर वो उसको बंद कर देता है। तो आईबीसी का बेसिकली काम है ताला लगाना, ठीक है। और इनको मैं तो इनको जल्लाद बोलता हूँ, जल्लाद। वो जैसे फांसी देने के टाइम आदमी आता है ना, तो इनका बेसिकली काम है जल्लाद बनना, कि ये ना कंपनियों को कॉर्पोरेट बॉडी के क्विक डिसोल्यूशन में हेल्प करते हैं। इनको इसी के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस टॉपिक से आता है वो आता है इंडिया का जुडिशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर। तो अब हम लोग आ गए जुडिशरी में। तुमने देखा कैसे फ्लो किया है पूरा टॉपिक। पहले आपको लेजिस्लेटिव पढ़ाया, लेजिस्लेटिव में कितने क्वेश्चन बने, लेजिस्लेटिव में क्वेश्चन बना व्हाट इज लॉ, व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ लॉ, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉ, 3 क्वेश्चन बने। उसके बाद आया लेजिस्लेटिव के बाद एग्जीक्यूटिव, के कानून इंप्लीमेंट कौन करता है, उसमें बनी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस, होम मिनिस्ट्री, ठीक है, आरबीआई, सेबी और आईबीबीआई, 6। अब उसके बाद जो थर्ड आ गया वो आ गया जुडिशरी, जो काम को केसेस सुनते हैं। और पूरा लॉ का इसीलिए इसका नाम है इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। टॉपिक का नाम समझा करो, इसने 3 डिपार्टमेंट में पूरे की पूरी चीज को बांटा है। लेजिस्लेटिव में आपके हुए 3 क्वेश्चन, इधर हुए आपके 6 यूनिटी डिपार्टमेंट्स, और इधर हो गए सर आपके अब 4 कोर्ट। तो सबसे पहले आता है सर सुप्रीम कोर्ट। सर सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का एपेक्स बॉडी है। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया है आर्टिकल नंबर 126 एज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ ज्यूरिसडिक्शन इन आवर कंट्री। सर पहले ना सुप्रीम कोर्ट में 34 मतलब जजेस, प्रेजेंटली बेंच 34 जजेस की है, पहले 7 हुआ करती थी, आज वो 34 जज हो गए। और यहाँ पर सर आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। रिट पिटीशन मतलब अगर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई चीज़ नुकसानदायक है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को मतलब अप्रोच कर सकते हो। जैसे बहुत बार आईसीआई के से डिसीजन से हर्ट होके लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पर एग्ज़ाम लेना हो या कोविड के टाइम पर एग्ज़ाम लेना हो। आईसीआई हैज़ हैड इट्स फेयर डील ऑफ सुप्रीम कोर्ट एक्सपोजर। उसके बाद आता है हाई कोर्ट। सर हाई कोर्ट आता है वो सुप्रीम कोर्ट से ठीक नीचे है। 25 हाई कोर्ट है हमारे देश में। आर्टिकल 214 के तहत स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट की सुपीरियर ज्यूरिसडिक्शन मानी जाती है, उसको पावर मिलती है अंडर आर्टिकल 227, ठीक है। अब हाई कोर्ट 25 है और 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसका एक सिंगल हाई कोर्ट है। वैसे 5 है, बट वो किताब में अगर 6 लिखा है तो आप भी 6 लिख देना, गुवाहाटी हाई कोर्ट है वो। 5 है उसके, 5 स्टेट्स को एक साथ देखता है वो, लेकिन फिर भी उन्होंने 6 लिखा है तो आप 6 लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को रेमेडी प्रोवाइड करना, और यहाँ पर भी आप डायरेक्टली रिट पिटीशन कर सकते हो अगर कोई आपको आपके फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने से रोक रहा है, जैसे राइट टू स्पीक, राइट टू अप्रोच द कोर्ट या रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, तो आप अप्रोच कर सकते हो। फिर आया सर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ पर लोकेटेड है सर? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लोकेटेड है आपके उन मैटर्स को डील करने, उस जगहों पर बनाया जाता है जहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी हाई है, ठीक है। और ये बनाया जाता है मैटर्स डील करने के लिए विच इज़ अप टू ₹2 करोड़ ओनली। 2 करोड़ रुपए तक के मैटर्स डील करने के लिए बनाया जाता है उस टेरिटरी के अंदर। इसकी एक स्पेशल बेंच होती है जो क्रिमिनल केसेस देखती है, बाकी इन जनरल ये सिविल केसेस देखते हैं, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर के ज़्यादा डिस्प्यूट ये नहीं देख सकते। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट वहाँ बनाया जाता है जहाँ पर पॉपुलेशन किसी शहर की या सिटी की 10 लाख के ऊपर है। यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन चीफ मजिस्ट्रेट होता है। बेसिकली होता है क्या, जब कोई आदमी को अरेस्ट किया जाता है ना वारंट के साथ, तो विद इन 24 आवर उसको मजिस्ट्रेट के सामने अपील कराना पड़ता है, ठीक है। और तभी वो उसका जो बोलते हैं ना कोर्ट, मतलब उसको जेल में रखने की परमिशन आपको मिलती है। ओके, सो IRF कंप्लीटेड इन 19 मिनट्स। थैंक यू सो मच।